हाँ, नमस्कार साथियों। मैं आपका इस YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर सुभाष यादव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और शेयर कीजिए। मित्रों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। और उन आपातकालीन शक्तियों में पहला हम आज पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। और इस राष्ट्रीय आपातकाल का मूल संविधान में जो स्वरूप था और 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद जो स्वरूप है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। अतः पुरानी कोई पुस्तक पढ़ रहा है बच्चा तो गलती होने की उसकी पूरी संभावना रहती है। इसलिए आप नए जो वर्जन की बुक्स होती हैं, जो अपडेट होती हैं, उनका अध्ययन कीजिए। और आज हम यहाँ इसको पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय आपातकाल से भविष्य में कोई भी सवाल किसी भी परीक्षा का आपका गलत नहीं होने जा रहा है। और आप किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल कितना भी जटिल बना करके क्यों ना दे, आप उस सवाल को कर पाएंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं अपन राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। और उसमें से पहला हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ से हमने लिया है। तो ये आपातकालीन शक्ति कौन से तो भाग में है? तो भाग तो है 18। कहाँ कौन कौन से आर्टिकल्स में है? आर्टिकल 352 से और ये आर्टिकल 360 तक है। और ये हमने किस देश से ग्रहण की हैं? तो ये हमने ग्रहण की हैं जर्मनी के वीमर या वाइमर संविधान से। ये वाइमर उस समय के तात्कालिक शासक थे तो उनके नाम से है। तो ग्रहण हम कहाँ से कर रहे हैं? जर्मनी से। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? 352 से 360 और भाग 18। अतः ये साधारणकालीन शक्तियों के पश्चात राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर हैं जो हम जर्मनी से ग्रहण कर रहे हैं। और इनमें हम पहला जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। यानी शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं? आर्टिकल 352 से। राष्ट्रीय आपातकाल और ये है हमारे आर्टिकल 352 में। अब बिंदुवार हम अध्ययन करते हैं। इस राष्ट्रीय आपातकाल के आधार कौन कौन से हैं? किन किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगेगा? अतः 3 आधार हैं इसके: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इसकी जगह पहले
आंतरिक अशांति हुआ करता था। इस आंतरिक अशांति को हमने क्या कर दिया है, हटा दिया है। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, जो अभी हम पूरा व्यापक तौर पे इसको पढ़ने वाले हैं। अतः इस आंतरिक अशांति की जगह अब क्या काउंटर एस्टैब्लिशमेंट कर दिया है? सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रतिस्थापित इसकी जगह कर दिया है। तो ये तीन आधार हैं हमारे पास, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध और बाह्य आक्रमण में क्या अंतर है, यदि कोई आपसे पूछे तो? युद्ध, ध्यान रखना, घोषित होता है और बाह्य आक्रमण अघोषित होता है। अचानक से कोई हो वो आक्रमण है, और घोषणा करने के पश्चात और युद्ध होता है तो वो होता है युद्ध। जैसे अगर भारत और चीन के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो, तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष घोषणा करेंगे कि हम अब युद्धरत होने जा रहे हैं। जैसे रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो दोनों का घोषित है। एक तरफा हमला अगर है तो वो आक्रमण है, जैसे पाकिस्तान हम पे आक्रमण करता है, चीन एक तरफा आक्रमण करता है ना। तो युद्ध घोषित होगा और बाह्य आक्रमण अघोषित होगा। युद्ध की पूर्व में सूचना दी जाएगी, आक्रमण की कोई सूचना नहीं दी जाएगी। और सशस्त्र विद्रोह, सेना विद्रोह कर दे, शस्त्र किसके पास है? सेना के पास है। सेना ही इस तरह का विद्रोह कर दे या भारत में अन्य प्रकार का कोई विद्रोह हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा देंगे। तो ये आधार तो हैं ये तीन। अब हम देखें कि इसका विस्तार क्षेत्र क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल का विस्तार क्षेत्र, इसका विस्तार क्षेत्र है संपूर्ण भारत या भारत के किसी एक भाग में, भारत के किसी एक भाग में भी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। एक भाग से आशय क्या है? मान लीजिए राजस्थान और पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जो पाकिस्तान से लगती है, वहाँ कोई इस तरह की व्यवस्था है, या तो युद्ध की आशंका हो या फिर संकट उत्पन्न हो गया हमारी सुरक्षा को, तो हम वहाँ 352 लगा सकते हैं केवल सीमावर्ती एरिया में। तो वो एक भाग, या फिर पूरे का पूरा भारत, जहाँ तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार क्षेत्र है वहाँ तक। इसके पश्चात हमें पूछे कि कब जारी करोगे भाई राष्ट्रीय आपातकाल? भारत की सुरक्षा को, भारत की सुरक्षा को संकट उत्पन्न होने पर या उत्पन्न होने की आशंका हो, या तो संकट उत्पन्न हो गया है और या आशंका हो, ये भी हमने 44वां 1978 द्वारा जोड़ा है। आशंका पर भी अब हम राष्ट्रीय आपातकाल जारी कर सकते हैं, क्योंकि हम चाइना के अटैक के समय और हिंदी चीनी भाई भाई में रह गए थे और इंतज़ार करते रहे कि वास्तव में ही हमला है क्या, आक्रमण हुआ है क्या। तो 20 अक्टूबर को एक तरफा अटैक किया था चाइना ने, हमने 26 को इमरजेंसी घोषिट की। अतः उस समय हम मित्रता में थे, लेकिन अब भविष्य में यदि हमें लगेगा, क्योंकि अब ज़माना टेक्नोलॉजी का है, अब हमारी सेना के पास अत्याधुनिक तकनीक है जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि सीमा पे क्या हो रहा है, और ऊपर विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट हमारी मदद करते हैं। सैन्य सैटेलाइट हैं जो बंडल के रूप में फ़ोटो भेजते रहते हैं कि कहाँ आतंकवादियों का जमावड़ा है या कहाँ क्या हो रहा है, उसकी सूचना हमें लग जाती है। तो यदि हमें आशंका है तब भी हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 क्या कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा
युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर संपूर्ण भारत या भारत के किसी एक भाग में भारत की सुरक्षा को संकट उत्पन्न होने पर या उत्पन्न होने की आशंका हो जारी कर सकेंगे। ये पूरा इसका सार तत्व है। मैंने इनको उस 5 लाइनों को अलग अलग भागों में बांट दिया है। आधार अलग कर दिया, विस्तार क्षेत्र अलग कर दिया और कब इसकी घोषणा होगी। अब इस राष्ट्रीय आपातकाल में काफ़ी व्यापक संशोधन हुआ है। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 6 संशोधन पढ़ने जा रहे हैं हम, और 6 में विभिन्न प्रकार के सवाल बनेंगे। अतः गंभीरता पूर्वक ध्यान मग्न होकर के और आप सुनते जाइए और देखते जाइए। राष्ट्रीय आपातकाल में व्यापक संशोधन। मैंने राष्ट्रीय आपातकाल को शॉर्ट कर दिया है रा और आ। रा का मतलब राष्ट्रीय और आ का मतलब आपातकाल। और ये संशोधन किसके द्वारा हो गया है? ये हो गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रीय आपातकाल में व्यापक संशोधन करता है और उसका स्वरूप ही, मूल स्वरूप ही बदल दिया जाता है। जिसमें से पहला बिंदु हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे कि पहला क्या चेंज किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के एक आधार, राष्ट्रीय आपातकाल के एक आधार आंतरिक असहमति को हटाकर, किसको हटा दिया है? आंतरिक असहमति को हटाकर इसकी जगह है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रतिस्थापित का मतलब है पहले जहां संविधान में आंतरिक असहमति हुआ करता था वहां अब सशस्त्र विद्रोह पढ़ा जाए, अर्थात आंतरिक असहमति हटा दिया गया। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। और अब क्या जोड़ दिया गया है? अब जोड़ दिया गया है सशस्त्र विद्रोह। यानी भविष्य में अब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की जा सकेगी, क्योंकि एक बार इसके आधार पर दुरुपयोग हो गया था। इसलिए भविष्य में कोई प्रधानमंत्री इस राष्ट्रीय आपातकाल की पावर का मिसयूज ना करे, ये आधार ही हमने हटा दिया है। अब दूसरा संशोधन, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति, ध्यानपूर्वक देखना, मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही करेंगे। लिखित सूचना पर ही करेंगे, न कि प्रधानमंत्री की मौखिक सिफारिश पर। अब 44वां संविधान संशोधन कह रहा है कि भविष्य में सूचना राष्ट्रपति के पास लिखित देनी होगी। प्रधानमंत्री पहले अपने कैबिनेट की बैठक बुलाएगा और निर्णय लेगा, और निर्णय लिखित रूप में राष्ट्रपति को और प्रेषित किया जाएगा। राष्ट्रपति यथा उचित कारण होने पर और राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करेंगे। लेकिन उस कैबिनेट की जगह, जिसको हम कैबिनेट कह रहे हैं, मूल संविधान में हम इस मंत्रिमंडल को क्या कह रहे हैं? कैबिनेट।
अतः ये दोनों शब्द एक दूसरे के क्या हैं? पर्याय हैं। मंत्रिमंडल कह लीजिए या कैबिनेट कह लीजिए, दोनों पर्यायवाची हैं। लेकिन ये मंत्रिमंडल शब्द संविधान में प्रथम बार एवं केवल एक बार, प्रथम बार और केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है, और वो भी किसके द्वारा हो रहा है? 44वें संविधान संशोधन। यानी मंत्रिमंडल मूल संविधान में नहीं था। कौन सा शब्द मूल संविधान में नहीं था? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, कैबिनेट, तो मंत्रिमंडल नहीं था। ये तो जोड़ा ही कब जा रहा है? 44वें संशोधन 1978 द्वारा। मंत्रिमंडल से आशय क्या है? कैबिनेट, अर्थात प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट से आशय यहाँ क्या है? मंत्रिमंडल। हमने कई जगह पहले मंत्रिमंडल शब्द लिखा है। आपके दिमाग में आएगा कि सर जब आप एक ही बार प्रयुक्त बता रहे हैं और पहली बार और एक ही बार हुआ है, तो आपने तो बहुत सी जगह मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ध्यान रहे, जहाँ जहाँ कैबिनेट हम यूज कर रहे थे वहाँ वहाँ हम मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं? पर्यायवाची। आप टीवी पे या अखबार में कोई खबर पढ़ते हैं और न्यूज आती है कि प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को अब कैबिनेट की बैठक बुलाई है, तो शनिवार का अखबार क्या कह रहा है? गुरुवार का अखबार तो कह रहा है कि शुक्रवार को बुलाई है, और शनिवार का अखबार कह रहा है कल मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय हुए। अतः कैबिनेट और मंत्रिमंडल दोनों एक दूसरे की जगह काम में लेने वाले शब्द हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये शब्द यहाँ जरूरी है, क्योंकि जब शुद्ध कथन और अशुद्ध कथन का सवाल पूछता है कि शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कथन कौन सा है, तब इस मंत्रिमंडल को मंत्री परिषद यहाँ डाल देता है। मंत्रिमंडल की जगह कौन सा दे देता है? मंत्री परिषद, और दे देता है मंत्री परिषद की लिखित सूचना पर। और विद्यार्थी स्पीडली पढ़ता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की लिखित सूचना पर। बच्चा सोचता है लिखित ही तो बताया था, सर ने लिखित कहा था, लिखित सूचना है। आपका ध्यान ही यहाँ गया, आप यहाँ गौण कर गए कि मंत्रिमंडल था कि मंत्री परिषद था। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ मंत्रिमंडल ही शब्द हो। राष्ट्रीय आपातकाल जब भी आप पढ़ें तो मंत्रिमंडल, न कि मंत्री परिषद। आगे मैं आपको विस्तार पूर्वक मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के बारे में बताऊंगा। तीसरा संशोधन, राष्ट्रीय आपातकाल की संसद द्वारा अनुमोदन अवधि में परिवर्तन कर दिया है। अतः राष्ट्रीय आपातकाल का संसदीय अनुमोदन, ये संसदीय अनुमोदन जो है अब 1 महीना कर दिया है। 1 महीने का मतलब 30 दिन। ध्यान रहे, अनुमोदन अवधि अब कितनी कर दी है? 1 महीने अर्थात 30 दिन। पहले क्या थी? 78 से पहले ये 2 महीने थी। अतः 2 महीने की जगह और इसको क्या कर दिया है? 1 महीना। ये अनुमोदन पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा एंड राज्यसभा, अपने विशेष बहुमत से करेंगे। किस बहुमत से करेंगे? विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत का मतलब क्या है? कुल बहुमत, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, ये विशेष बहुमत है। अब इसको सवाल को बदलेगा। आपसे पूछा कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का संसद अनुमोदन कितनी अवधि में करे, तो आप सबका आंसर होगा सर 1 महीना अर्थात 30 दिन। पहले क्या था? 2 महीने था। किस बहुमत से? विशेष बहुमत से। अब इसकी भाषा बदल के पूछ रहा है आपसे, बिना संसदीय अनुमोदन के आप राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रख सकते हैं? 1 महीना। अनुमोदन अवधि मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? 30 दिन तक हम इस आपातकाल को बिना संसद के अनुमोदन के भी जारी रख सकते हैं।
और 30 दिन के आगे यदि 30 दिन में दोनों सदन पारित कर दे तो फिर आगे विस्तारित ये होगा। अब आपसे पूछे कि 30 दिन में अनुमोदन नहीं हुआ है, किसी एक सदन ने कर दिया, दूसरे ने नहीं किया, कोई उपयुक्त कारण नहीं था, हो सकता है कोई मिसयूज हो, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल 30वें दिन मध्य रात्रि 12 बजे समाप्त हो जाएगा। तो आपसे पूछे कि ये राष्ट्रीय आपातकाल की न्यूनतम अवधि क्या होगी? राष्ट्रीय आपातकाल की न्यूनतम अवधि क्या है? तो वो न्यूनतम अवधि भी क्या होनी है? 1 महीना, क्योंकि 30 दिन में अनुमोदन नहीं किया तो ऑटोमेटिक ये हट जाना है। बिना संसद के अनुमोदन के 1 महीने, संसद को अनुमोदन करने के लिए कितना समय मिलेगा? 1 महीना, अर्थात 30 दिन। चौथा संशोधन, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि पहले क्या थी? अनिश्चित काल थी। एक बार आपने आपातकाल लगाया, ये पहले था सीधा अनिश्चित काल, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा क्या बदलाव कर दिया है? सबसे पहले तो 1 महीने में आप इसका अनुमोदन कीजिए जी। कौन? लोकसभा और राज्यसभा। 1 महीने का मतलब 30 दिन, और अनुमोदन हो गया है तो अब ये लगेगा 5 महीने। दोनों को मिला दोगे तो ये अवधि कितनी हो जाएगी? 6 महीने। अब आपको आगे ले जाना है 6 महीने से आगे, तो फिर 6 माह में अनुमोदन करवाइए आप लोकसभा राज्यसभा द्वारा, फिर 6 महीने द्वारा अनुमोदन कराइए राज्यसभा और लोकसभा द्वारा, अर्थात 1 महीने में अनुमोदन हो गया तो 5 महीने और लगेगा, 6 महीने। अब 6 महीने हो गया है तो फिर 6 महीने आप और लगा लीजिए इसको। हर 6 महीने में संसद का अनुमोदन होगा विशेष बहुमत से, तब आप अनिश्चित काल तक जा सकते हैं। ऐसा क्यों किया? ये बैरिकेडिंग क्यों लगाया है? ताकि प्रधानमंत्री भविष्य में, कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपातकाल का मिसयूज ना कर सके। बिना कारण के भी आप यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहे हो तो देश का संघीय ढांचा चरमरा जाएगा, राज्यों की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। इसलिए ये व्यवस्था कर दी कि पहले 1 महीने में अनुमोदन हो, 5 महीने लगेगा, 6 महीने होने से पहले संसद अगले 6 महीने के लिए पारित कर दे, फिर 6 महीने के लिए कर दे अनिश्चित काल तक। और ये परीक्षा में सवाल आता है और विद्यार्थियों का पूरी गलत होने की संभावना है। क्यों? ऑप्शन ए 6 महीने, बी अनिश्चित काल, सी 3 साल और डी प्रति 6 माह के अनुमोदन से अनिश्चित काल। तो ये ध्यान रखना, हम इसको क्या कह सकते हैं? प्रति 6 माह के संसदीय अनुमोदन से अनिश्चित काल। यहां से यहां तक आपको एक साथ पढ़ना है ये पूरा, प्रति 6 माह के अनुमोदन से अनिश्चित काल। बोलिए एक बार। ऑफलाइन क्लासेज में तो मैं 3 बार बुलाता हूँ इसको, ये गीत के रूप में से गाइए इसको। तो प्रति 6 माह के अनुमोदन से अनिश्चित काल, आप भी 3 बार इसको बोलिए। और भविष्य में कोई भी सवाल आ जाए तो अलग अलग मत कर देना, 6 महीने अनिश्चित काल, दोनों को साथ जोड़ना है कि हर 6 महीने के अनुमोदन से अनिश्चित काल। तो अब तक हम 4 संशोधन पढ़ चुके 44वें द्वारा। पहला, आंतरिक असहमति की जगह सशस्त्र विद्रोह। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में परिवर्तन, 1 महीना अर्थात 30 दिन। तीसरा, राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही और राष्ट्रपति उद्घोषित करेंगे, न कि प्रधानमंत्री की मौखिक सिफारिश पर। और चौथा, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि अब अनिश्चित काल
तो है, लेकिन हर 6 महीने के अनुमोदन से अनिश्चित काल। अकेला अनिश्चित काल अब नहीं है, हर 6 महीने के अनुमोदन से आप अनिश्चित काल तक ले जा सकते हो। अगला संशोधन नंबर 5, यदि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, यदि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जारी होता है तो कोई भी मूल अधिकार निलंबित नहीं होगा। परंतु युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर सबसे पहले आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 निलंबित होगा। और भी होंगे 20 और 21, अगला हम पढ़ेंगे, छोड़ करके सब होंगे, लेकिन सबसे पहला प्रभाव किस आर्टिकल पर दिखता है? आर्टिकल 19। और इसे निलंबित कौन करता है? ये स्वतः निलंबित है और ये स्वतः बहाल है। इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति की उद्घोषणा का ही भाग है, राष्ट्रपति की उद्घोषणा का भाग है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करेंगे युद्ध के आधार पर या बाह्य आक्रमण के आधार पर, आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। और जैसे ही शांतिकाल की घोषणा करेंगे वापस क्या हो जाएगा? बहाल हो जाएगा। तो आपसे सवाल पूछे, राष्ट्रीय आपातकाल के कौन से एक आधार का मूल अधिकारों पे कोई प्रभाव नहीं आएगा? वो सशस्त्र विद्रोह है। और राष्ट्रीय आपातकाल यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा तो सबसे पहला प्रभाव मूल अधिकारों में किस आर्टिकल पे आएगा? आर्टिकल 19 पे आएगा। और ये व्यवस्था, ये जो 5वीं व्यवस्था है, ये 19 वाली व्यवस्था, ये आर्टिकल 358 में है, 358 में है। ये अनुच्छेद 358 आर्टिकल 19 के लिए व्यवस्था देता है। और ये सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कोई भी अब मूल अधिकार निलंबित नहीं होगा, लेकिन इनके आधार पर होगा। छठा संशोधन, और छठा संशोधन है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ध्यान रखिए दोनों, कुछ जगह केवल एक दिया हुआ होता है, 20 भी और 21 भी। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को 44वें संविधान संशोधन द्वारा निलंबन की श्रेणी से बाहर कर दिया, निलंबन की श्रेणी से बाहर। यानी अब 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे, चाहे किसी भी आधार पर आपातकाल लगे। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। यदि किसी व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगा है, न्यायालय जा सकेगा और उसे वो 3 संरक्षण प्राप्त होते रहेंगे। और वो कौन कौन से 3 यहाँ संरक्षण हैं? नंबर 1, जो विधि इस समय चलायमान है, प्रवृत्त विधि के तहत विचारण, यानी न्यायालय की शरण वो ले सकता है। जिस विधि का उल्लंघन किया
उसके तहत मामला ट्रायल में चलता रहेगा। 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। दोहरा दंड निषेध, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं। और नंबर 3, अभियुक्त को, जो अक्यूज्ड है, जिस पर आरोप लगा है, अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने से मनाही। खुद की गवाही खुद के विरुद्ध मान्य नहीं होती है। पुलिस को दिया गया आपका संस्वीकृति न्यायालय में मान्य नहीं है। इसलिए ये आर्टिकल 20 कहता है कि उसके द्वारा दी गई गवाही, खुद के खिलाफ दी गई गवाही न्यायालय मान्य नहीं होगी। ये बर्डन ऑफ प्रूफ, ये सबूत का भार, ये साबित करना होगा न्यायालय में कि व्यक्ति अपराधी यही है। एफएसएल की रिपोर्ट होगी, फिंगरप्रिंट होंगे, कोई गवाह होगा चश्मदीद जिसने देखा होगा, तब जाकर के किसी अपराधी को अपराधी घोषित किया जाता है। इसलिए 3 संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 20 में है। और अनुच्छेद 21 आप सब जानते हैं। इसमें क्या है? ये जीवन का अधिकार है, राइट ऑफ लाइफ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी को हम क्या कह सकते हैं? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब ये क्या है? ये जीने का अधिकार देता है। और इसे डॉक्टर अंबेडकर, इस आर्टिकल 21 को डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं? बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी, भारतीय संविधान का कशेरुक दंड डॉक्टर अंबेडकर ने किसको बताया है? अनुच्छेद 21 को। और इसमें क्या लिखा हुआ है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि हमने जापान से लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि भारतीय संविधान, भारत की विधि, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, वो ये कह दें कि साहब इसने अपराध इस तरह का किया है कि इसे जीने का अधिकार नहीं है, अर्थात वो अपराध कैसा हो? रेयरेस्ट ऑफ रेयर, दुर्लभतम से भी दुर्लभतम अपराध है, तब जीने का अधिकार छीना जाता है। अन्यथा भारत में कुत्ते को मारने की परमिशन भी नहीं है। सलमान खान ने एक हिरण मारी थी और वो हिरण, उसका ब्याह खा गई, आज तक शादी नहीं हुई। क्यों? कारण ये था कि पता नहीं कब सजा हो जाए, बूढ़ा हो चला है। ऐसी स्थिति में एक हिरण मारी थी, उसमें मामला न्यायालय में चल रहा है। अतः आप किसी भी जानवर को भी नहीं मार सकते हैं, तो व्यक्ति तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, विधि कह दे, संविधान कह दे कि इसे जीने का अधिकार नहीं है। इसने जो अपराध किया है वो अपराध ऐसा है, ना पहले सुना गया ना पहले देखा गया, उस व्यक्ति को फांसी पे लटका दिया जाएगा। जैसे कसाब को फांसी होती है, अफजल गुरु को फांसी होती है, आपके सामने अभी 2-4 फांसियां हुई, तो वो जीने का अधिकार उनको नहीं है। ये प्रमुख 6 संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल द्वारा, राष्ट्रीय आपातकाल में 44वें संशोधन 1978 द्वारा किए गए हैं। अब आगे चलते हैं हम इसमें। इस राष्ट्रीय आपातकाल को यदि आपको हटाना पड़े, ये तो बात है कि संशोधन की लगाना, राष्ट्रीय आपातकाल को हटाना, कैसे हटाएंगे आप आपातकाल को भाई? तो इसके 2 तरीके संविधान देता है। पहला, यदि राज्यसभा, प्रभावित कौन हो रहे हैं? राज्य, और राज्यों का सदन कौन सा है? राज्यसभा। यदि राज्यसभा इसका अनुमोदन रोक दे, किसका? राष्ट्रीय आपातकाल का। जब भी राज्यसभा इसका अनुमोदन रोक दे, आपातकाल आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हर 6 महीने में राज्यसभा के पास मौका आएगा। और राज्यसभा ही क्यों? क्योंकि संघात्मक व्यवस्था है, और संघात्मक व्यवस्था के संरक्षण का दायित्व किसका है? द्विसदनात्मक विधानमंडल में राज्यसभा का है। अतः राज्यसभा इसका अनुमोदन रोक दे,
या दूसरा तरीका, लोकसभा के 1/10 या 54 सदस्य, ध्यान रखना पहले 55 हुआ करते थे और एंग्लो इंडियंस को हटाने के बाद अब 54 हो गया 1/10। अतः लोकसभा के 1/10 या 54 सदस्य मांग करें किससे? संसद सत्र में रहते तो करेंगे लोकसभा अध्यक्ष से। लोकसभा अध्यक्ष को जाके कह देंगे साहब राष्ट्रीय आपातकाल हटा दिया जाए। और यदि संसद सत्र में नहीं है, संसद सत्र में नहीं हो तो किससे मांग करेंगे? राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति 14 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 14 दिन के भीतर सत्र बुला लेंगे। और इस सत्र में यदि साधारण बहुमत से, किस बहुमत से? साधारण बहुमत से हटाने का प्रस्ताव पारित हो गया है। पारित किसके द्वारा? लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल हट जाएगा। ध्यान दीजिए पुनः बोर्ड पे, यदि राष्ट्रीय आपातकाल को आपको हटाना है तो कैसे हटाएंगे? 2 रास्ते हैं, या तो राज्यसभा इसका अनुमोदन रोक दे, और दूसरा रास्ता है लोकसभा के 1/10 या 54 सदस्य ये मांग करें कि राष्ट्रीय आपातकाल हटा दिया जाए। किससे करें? सत्र में है संसद तो लोकसभा अध्यक्ष से कीजिए। यदि संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति के पास जाइए। सत्र में है तो वो प्रस्ताव पारित करवा देंगे लोकसभा अध्यक्ष, नहीं है तो 14 दिन के भीतर राष्ट्रपति विशेष सत्र बुला लेंगे और उसमें लोकसभा के सामने प्रस्ताव रख दिया जाएगा और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें तो राष्ट्रीय आपातकाल हट जाएगा। ध्यान रखिए, जारी रखने के लिए विशेष बहुमत और हटाने के लिए साधारण बहुमत। इसलिए सवाल पूछे कि अनुमोदन तो विशेष बहुमत से और हटाने के समय प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होगा? साधारण बहुमत से। ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, 20 किताबें पढ़ेंगे जब भी आपको ये मैटर एक साथ नहीं मिलने वाला है। और कोई देख रहा है, मेरा कोई भी शिक्षक साथी, तो बुरा मत मानिए, आप भी पढ़ लीजिए इसको और बच्चों को सही तरीके से पढ़ा दीजिए, उनके साथ न्याय कीजिए। सिर्फ सतही तौर पे पढ़ा के रवाना मत कीजिए। गांव ढाणी कहाँ से कोई बच्चा आपके पास यहाँ आ रहा है, कितनी खून पसीने की कमाई वो यहाँ ला रहा है, 3 महीने 4 महीने और बावड़ा बना करके भेज दिया गया है। अतः बावड़ा बनाना छोड़ दीजिए और विद्यार्थियों आप भी बावड़ा बनना छोड़ दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। सिलेक्शन लेना है तो, नहीं तो आवागमन करते रहिए, जयपुर आइए, दिल्ली आइए। दर्शन करने से सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ने से होगा और गंभीरतापूर्वक पढ़ने से होगा। सिर्फ विजिट करने से नहीं होगा कि आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में आता है, कुछ नहीं आता है। जब परीक्षा में सवाल आता है तो बच्चे गाली बकते हैं उस मास्टर को भी और उस कोचिंग को भी। इसलिए सभी शिक्षक और शिक्षार्थी अपने लक्ष्य से नहीं भटकें और पढ़ाई करें। अतः मेरा तो दिल पसीजता है कि कोई गरीब आदमी, कैसे दिहाड़ी मजदूर आदमी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है और यहाँ हंसी मजाक में, केवल हंसी मजाक में। ठीक है, हंसी मजाक होनी चाहिए, मैं भी ऑफलाइन में करता हूँ, ऑनलाइन में थोड़ा सा कम आ रहा है हंसी, क्योंकि कोई सामने मेरे को दिख नहीं रहा है तो किसको हंसाऊँ। लेकिन धीरे धीरे आएगा। अभी मैं ये 10वां 12वां वीडियो ही और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भविष्य में हंसेंगे भी, सारे काम करेंगे, लेकिन हंसने के साथ साथ हम हमारा विषय ना भूलें।
उस विषय जिसके लिए आप नेट खर्च कर रहे हैं, पैसा लग रहा है उसका, भले ही वो 1.5 GB 2 GB लग रहा है, लेकिन उसके महीने का चार्ज लग रहा है, महीना भी नहीं होता है, 28 दिन ही होता है। इसलिए गंभीरतापूर्वक सुनिए, और पढ़ाया जा रहा है उसको गंभीरतापूर्वक सुनिए और पूरा पढ़िए, ताकि हम भविष्य में कोई भी सवाल इस टॉपिक से आए तो गलत नहीं कर सकें। ठीक है, अब हम इसका प्रभाव देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव होगा? राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव, बिंदुवार अध्ययन हम इसके प्रभाव का करेंगे। पहला प्रभाव, आपसे सवाल करें कि बताइए राज्य की विधानसभाओं पे क्या प्रभाव आएगा, तो राज्यों की विधानसभाएं, राष्ट्रीय आपातकाल का राज्यों की विधानसभाओं पे क्या प्रभाव आएगा? राज्यों की विधानसभाएं निलंबित नहीं होंगी, निलंबित नहीं होंगी, ये ध्यान रहे। क्या निलंबित होंगी? क्या नहीं होंगी। परंतु राज्य सूची, कौन सी सूची? राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति संसद ऑब्लिक संघ ऑब्लिक केंद्र, जो आप कहना चाहें, संसद ऑब्लिक संघ ऑब्लिक केंद्र को समवर्ती रूप में प्राप्त हो जाएगी। किस रूप में प्राप्त हो जाएगी? समवर्ती रूप में प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? विधानसभा निलंबित नहीं होगी, लेकिन राज्य सूची राज्यों की है, आपातकाल लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब प्रधानमंत्री जो निर्णय लेगा, संसद जो निर्णय लेगी, वो ज़्यादा उचित होगा। इसलिए ये राज्य सूची अब समवर्ती सूची में बदल जानी है, और समवर्ती सूची में बदल जानी है, इसका मतलब है राज्य भी कानून बनाएंगे और संसद भी बनाएगी। विरोध की स्थिति में संसद का मान्य होगा। यदि स्टेट एंड यूनियन किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने को लेकर के, तो ये समवर्ती सूची में क्या कहा गया है? अंतर्विरोध की स्थिति में मान्य होगा संसद का। और यहाँ अंतर्विरोध आना तय है, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है। ऐसी स्थिति में ये संसद जो कानून बनाएगी, प्रधानमंत्री जो निर्णय लेगा, वो ही मान्य होगा। राज्यों को स्वतंत्रता नहीं होगी। राज्यों को इतनी स्वतंत्रता है कि हाँ, उनकी विधानसभाएं निलंबित नहीं हो रही हैं, बस वो बैठे रहें, काम करते रहें। लेकिन निर्देशित कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी, प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब इसका एक बड़ा प्रभाव हमारे संविधान के मूल ढांचे को बदल देगा। दूसरा प्रभाव, इस पूरी व्यवस्था को बदल करके दूसरे शब्दों में हम क्या कह दें कि भारत की संघात्मक व्यवस्था, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस में बदल जाएगी भाई? भारत की संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में, एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। देश में संघीय ढांचा है हमारे, ये एकात्मक हो जाएगा। कारण ये है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल है। तो आपसे सवाल पूछे कि संविधान का वो मूल ढांचा, जिस मूल ढांचे को और राष्ट्रीय आपातकाल बदल देता है, प्रभावित करता है, तो वो मूल ढांचा है संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। संघ और राज्यों को शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करना। लेकिन अब राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकते, निर्देशित होंगे इस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो पहला सवाल, राज्यों की विधानसभाओं पर राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा।
यथावत बनी रहेंगी, निलंबित नहीं होंगी। दूसरा, राज्य सूची पे क्या प्रभाव आएगा? राज्य सूची समवर्ती सूची में बदल जाएगी। कानून कौन बनाएगा? दोनों बनाएंगे। विरोध की स्थिति में किसका मान्य होगा? संसद का होगा। तीसरा, देश की संघात्मक व्यवस्था पे क्या प्रभाव होगा? संघात्मक व्यवस्था एकात्मक बदल जाएगी। कब देश की संघात्मक व्यवस्था एकात्मक बदलती है? जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल हो। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा है? संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। तीसरा प्रभाव, लोकसभा कार्यकाल, लोकसभा कार्यकाल में वृद्धि की जा सकेगी। लोकसभा कार्यकाल में क्या की जा सकेगी? वृद्धि, बढ़ाया जा सकेगा, संसद कर सकेगी। यहां तक समझिए। क्या लोकसभा के चुनाव होंगे आपातकाल में? नो। आपातकाल जब तक रहेगा लोकसभा का कोई चुनाव नहीं होगा। तो फिर वही लोकसभा काम करती रहेगी? यस। क्यों? उसके कार्यकाल में बढ़ोतरी की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। कौन करे भाई वृद्धि? संसद करेगी। ठीक है। कितनी अवधि के लिए? एक बार में 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष। और कहां तक जा सकते हो? अनिश्चित काल तक। अतः राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा? प्रति वर्ष के संसदीय अनुमोदन से अनिश्चित काल। क्या आंसर लिख देंगे इसको आप एक लाइन में? यदि आपको उत्तर देना पड़े तो प्रति वर्ष के संसदीय अनुमोदन से कहां तक जा सकते हो? अनिश्चित काल। फिर दूसरा गीत आ गया है। क्या अभी थोड़ी देर पहले हमने राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि पढ़ी है? प्रति 6 माह के अनुमोदन से अनिश्चित काल। और अब हम पढ़ रहे हैं लोकसभा कार्यकाल में वृद्धि कितनी की जा सकेगी? प्रति वर्ष, यानी हर 12 महीने के बाद, वो 12 महीने कंप्लीट होने से पहले पार्लियामेंट अनुमोदन करे और अनिश्चित काल तक आपातकाल, अनिश्चित काल तक ही लोकसभा जा सकती है। कोई उदाहरण है क्या आपके पास कि भाई ये कोई लोकसभा ऐसी हो जिसका कार्यकाल बढ़ाया गया? 5वीं लोकसभा। कौन सी लोकसभा है? 5वीं लोकसभा 1971 में गठित हुई, 76 में भंग हो जानी थी, लेकिन इसका कार्यकाल बढ़ करके कहां तक गया? 21 मार्च 1977 तक। क्योंकि एक नहीं 2 आपातकाल लग रहे थे। अतः 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था, लेकिन बाद में आपातकाल हट गया, तो हटने की वजह से और चुनाव करवा दिए गए। ये भी ध्यान रहे कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल हट गया है तो कितनी अवधि में चुनाव करवा दोगे? 6 महीने में। हर हाल 6 महीने में चुनाव हो जाने चाहिए। अभी मैं लिखूंगा उसको आगे। अतः तीसरा प्रभाव लोकसभा पे कि लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष, और हम अनिश्चित काल तक इसका कार्यकाल हम बढ़ा सकते हैं। और हर साल के अनुमोदन से कोई ऐसी लोकसभा जिसका कार्यकाल बढ़ाया? 5वीं लोकसभा 71 में बनी थी, 77 तक ये गई। अगला प्रभाव, मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव आएगा? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, को छोड़कर निलंबन की श्रेणी से तो बाहर हुआ 44वें संशोधन द्वारा। अब 20 और 21 को छोड़कर मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे। मूल अधिकार क्या कर दिए जाएंगे? निलंबित। निलंबित कौन करे भाई? निलंबित करेगा राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में? 359 में।
अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति आपके मूल अधिकारों का निलंबन कर देगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। मूल अधिकारों के निलंबन से आप क्या समझते हो? आप न्यायालय में नहीं जा सकते। देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, अतः हम फंडामेंटल राइट्स जो कि संविधान में गारंटी प्रदत्त है कि हम न्यायालय द्वारा उनका एनफोर्समेंट करवा सकते हैं, लागू करवा सकते हैं, न्याय योग्य हैं, वो जस्टिसेबल हैं, लेकिन इस दौरान हम न्यायालय में नहीं जा सकते। राष्ट्रपति यहाँ आपके न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित करता है, केवल किसको छोड़कर? 20 और 21 को छोड़ दीजिए, शेष आपके सारे मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे। ये प्रभाव हैं। पहला प्रभाव कि विधानसभाओं पे क्या प्रभाव आएगा? राज्यों के कोई प्रभाव नहीं आएगा। राज्य सूची समवर्ती सूची में बदलेगी। कानून कौन बनाएंगे? दोनों बनाएंगे। विरोध की स्थिति में किसका मान्य होगा? संसद का मान्य होगा। लोकसभा पे क्या प्रभाव आएगा? लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। कौन बढ़ाएगा? संसद बढ़ाएगी। कितनी अवधि के लिए? एक बार में 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष, अनिश्चित काल के लिए। कोई ऐसी लोकसभा जिसका कार्यकाल बढ़ाया? 5वीं लोकसभा। कब बनी थी? 71। कब भंग होनी थी? 76। विस्तार होकर कहाँ तक गई? 21 मार्च 1977 तक। देश की संघात्मक व्यवस्था पे क्या प्रभाव आएगा? एकात्मक। मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव आएगा? 20 और 21 को छोड़कर, और मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे। निलंबित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन से आर्टिकल में करेगा? 359 में करेगा। ठीक है। अब इसका प्रयोग, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग, अब तक 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? अब तक 3 बार। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 चीन द्वारा बाह्य आक्रमण। चीन ने हम पे अटैक किया 20 तारीख को और हमने 26 को लगाया। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 और तीसरी बार 25 जून 1975। तो ये 3 बार लगा है। दूसरी बार वाला जारी ही था कि तीसरी बार वाला लगा दिया गया, और दोनों आपातकाल कहाँ तक रहते हैं? 21 मार्च 1977 तक। दूसरा भी और तीसरा भी। इसका क्या कारण था? इसका कारण था पाकिस्तान द्वारा बाह्य आक्रमण, और इसका क्या कारण था? ये आंतरिक अशांति आधारित था। ये मिसयूज था। कौन थे इस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मिस्टर फखरुद्दीन अली अहमद। और प्रधानमंत्री इस समय थी इंदिरा गांधी। मिस्टर राष्ट्रपति नींद में थे और विवेक लगाया नहीं कि एक आपातकाल चल रहा है, मैं दूसरा आपातकाल क्यों लगा रहा हूँ। कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मिसयूज करना चाहे तो यहाँ राज्यपाल बैठे हैं संविधान के संरक्षण के लिए और वहाँ राष्ट्रपति बैठे हैं। दोनों का काम क्या है? अगर कोई संविधान बाह्य काम हो रहा है, वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको रोकना। क्योंकि नेता एक बार नेता बनने के बाद और फिर भूल जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति होती है। 140 करोड़ का नेतृत्व करता है आदमी, भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री। तो कई बार सत्ता मंद हो सकते हैं और नशा आ जाता है सत्ता का। उस स्थिति में निर्णय क्या हुआ और क्या नहीं हुआ सोचते नहीं हैं। लेकिन राष्ट्रपति तो ठाले बैठे हैं, निर्णय ले लीजिए ना कि साहब ये आपातकाल लग रहा है, नहीं लगा रहा मैं यहाँ।
मना कर दीजिए। राज्यपाल और राष्ट्रपति किस लिए बैठे हुए हैं? अतः इनको डेड पोस्ट मत कहिए। इस संविधान की संरक्षा करने का दायित्व इन पर है, और इन पर नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। इसलिए सरकारों के भरोसे मत रहिए। सरकारों से कुछ नहीं होना। सरकार हम ही बनाते हैं और हम ही गिराते हैं। आप तो अपने लक्ष्य पे पैनी नज़र बना के रखो। सरकार तो आनी है और जानी है। अतः ये 3 बार इसका मिसयूज। जरा बताइए, बोर्ड आपके सामने है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध के आधार पर कितनी बार लगा? आ गया उत्तर, और यदि परीक्षा में आ गया तो कर भी दिया बच्चों ने। फिर बाद में बाहर जा करके उसको पता लगा 1 बार भी नहीं लगा। बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति। क्या युद्ध के आधार पर कभी आपातकाल लगा? नहीं लगा है। अब आपसे पूछेगी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कितनी बार लगा? नहीं लगा ही नहीं। 78 के बाद जोड़े जाने के बाद में लगा ही नहीं है। 2 बार बाह्य आक्रमण और 1 बार आंतरिक अशांति। और युद्ध और बाह्य आक्रमण को एक ही समझने की गलती कर रहे हो। तो शुरू में ही मैंने अंतर बता दिया है कि युद्ध घोषित होगा और बाह्य आक्रमण अघोषित। युद्ध की सूचना दी जाएगी लेकिन बाह्य आक्रमण की कोई सूचना नहीं दी जाएगी। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने हम पे एक तरफा अटैक किया था और 26 को हमने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। 1 महीने बाद वापस चला गया। 20 नवंबर को 65 में पाकिस्तान आ गया पाकिस्तान के साथ, और ये चलता रहा 68 तक। ठीक है। दूसरी बार 71 में अपनी आंतरिक समस्या से जूझ रहा पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश और पहले ये पूर्वी पाकिस्तान और उससे पहले ये हमारा पूर्वी बंगाल, ये आपस में लड़ रहे थे और भारत में ये बम वर्षा करके चले गए। कोई जनहानि नहीं हुई। तब इंदिरा गांधी ने और सेना को भेजा और इस पाकिस्तान को हमने मजा चखाया और इसके 2 टुकड़े कर दिए। इस पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पे फेंक दिया कि तू जाना जाएगा बांग्लादेश के नाम से। अतः ये अखंड भारत था जब तीनों एक जगह थे। अब 3 अंतर्राष्ट्रीय देश हो गए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और हमारे लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष 93,000 सैनिकों सहित जनरल नियाजी आत्मसमर्पण करता है। 93,000 मेरे पास हों तो शाम पहले पहले पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाए, और 93,000 होने के बाद आत्मसमर्पण करने का मतलब मनोबल डाउन है और बांग्लादेश का निर्माण हो गया। अतः भारत ने बांग्लादेश का निर्माण किया और उस समय इंदिरा गांधी महिला प्रधानमंत्री हैं। सोचिए, 25 जून 75, इस समय भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने इस आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया, और जो नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन आप पढ़ते हैं कि वो चुनाव में और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया था और राजनारायण का केस आप पढ़ते हैं, तो मैं ज़्यादा उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन ये मिसयूज़ था, दुरुपयोग था, इसलिए हमेशा इस दिन को लोग काले दिन के रूप में मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों आगरा जेल में हैं। 21 महीने का ये राष्ट्रीय आपातकाल लंबा चला और लोगों को सूर्य के भी दर्शन नहीं हुए। वाजपेयी तो कविताएं लिखा करते थे और प्रयोग आडवाणी जी पे करते थे। अतः आडवाणी के लिए दोहरा आपातकाल था, एक इंदिरा द्वारा लगाया गया और दूसरा वाजपेयी जी की वो कविताएं, क्योंकि कवि जो होता है तत्काल कवि अपनी रचना करके और सामने वाले को कहता कैसी लगी बताइए। तो ये दोहरा आपातकाल झेल रहे थे कौन? आडवाणी जी। अभी भी आपातकाल ही झेल रहे हैं वो। अतः ऐसी स्थिति में ये 3 बार आपातकाल हमारा लगा है। तो पूरा आप इसका अध्ययन करें प्रथम बिंदु से लेकर के वर्तमान तक, तो हम जानेंगे कि हम अब कोई भी सवाल हमें किसी भी रूप में पूछ ले, हमारा सवाल बाहर नहीं जा सकता। धन्यवाद मित्रों।